अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। आगाज करते हैं। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत मादरे वतन के दिफा और सालमियत की जामिन है। सिविल और मिलिट्री क़यादत स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई की दीवार की तरह खड़ी है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अहम बयान। जनरल नदीम रजा ने सेमिनार से खिताब में कहा, एटमी प्रोग्राम को अवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर जरूरी तबसरों से गुरेज किया जाए। कौमी सिक्योरिटी नाकाबिल तकसीम है। पाकिस्तान जौहरी प्रोग्राम पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। इस्लामाबाद से सुमेरा खान की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने कौमी एटमी प्रोग्राम को किसी भी खतरे के खदशात को दो टोक अल्फाज में रद्द कर दिया। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता न करने का प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता न स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता न कर। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा ने नस्ट में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मादरे वतन के दिफा और सालमियत का जामिन है। इसे अवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। सिविल और मिलिट्री क़यादत इस स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। डिप्टी चेयरमैन नेशनल कमांड अथॉरिटी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और पुरएतमाद एटमी मुल्क है। हर किस्म के खतरे के खिलाफ हमारी कौमी सिक्योरिटी और सेफ्टी मैकेनिज्म तमाम आलमी ज़ाब्तों के मुताबिक है। इस पर बेबुनियाद और गैर ज़रूरी तबसरे से गुरेज किया जाए। एटमी ममालिक में सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही रद्द अमल देने की मजाज है। सुमेरा खान, समा, इस्लामाबाद। दिफाई तज्जियाकार महमूद शाह का कहना है कि दुनिया मानती है कि पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम नंबर 1 है। हसास नौयत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का बयान काबिल तहसीन है। दिफाई नौयत की चीजों के ऊपर सियासत नहीं की जाती। ये एक सेंसिटिव मामला है और मेरे ख्याल बड़ा अच्छा किया है चेयरमैन जॉइंट स्टाफ ने कि उसने इसके बारे में दुनिया को एक बार फिर रीअश्योर किया है कि हमारी जो हमारा निज़ाम है इसको महफूज बनाने के लिए वो दुनिया में नंबर 1 निज़ाम है और दुनिया जो है इसको पहले ही मान चुकी है। तो ये बयान जो है बड़ा टाइमली था और उन अनासर के लिए भी जो पाकिस्तान में की सियासत में घुस आए हैं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नाकाबिले माफ़ी है। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाजी मुरासला थमा दिया गया। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि भारतीय सिफारतकार को तलब करके सख्त पैगाम दिया गया। तर्जुमान पाक फौज ने भी गुस्ताखाना बयान को तकलीफ दे करार दिया। मरियम नवाज कहती हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद था, है और हमेशा रहेगा। गुस्ताखाना बयान में पाकिस्तान का सख्त रद्द अमल। भारतीय सफीर दफ्तर खारजा तलब। एहतजाजी मुरासला थमा दिया गया। तौहीन आमेज बयान पर फैसला कौन और काबिल अमल कार्रवाई का भी मुतालबा। ISPR ने भी इश्तियाल अंगेज बयान की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक बयानात इंतहाई तकलीफदेह हैं। वाज़ेह होता है कि भारत में मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के खिलाफ नफरत उरूज पर है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, भारतीय सिफारतकार को तलब करके सख्त पैगाम दिया है। मुतालबा किया है कि मोदी सरकार तौहीन आमेज कलमात की मजम्मत करे और जिम्मेदारान को कैफिर किरदार तक पहुँचाए। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, तौहीन आमेज कलमात पर मुझ समेत तमाम मुसलमानों को शदीद दुख हुआ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद था, है और हमेशा रहेगा। अल्लामा ताहिर अशरफी का इश्तियाल अंगेज बयान पर सख्त गम गुस्से का इजहार। कहा कि हिंदुस्तान से मुजरिमों को सजा और माफ़ी मांगने का मुतालबा किया जाए। सबसे पहले हिंदुस्तान की हुकूमत उसको गिरफ्तार करे और उसके खिलाफ मुकदमा चलाए उन लोगों के, और दूसरा हिंदुस्तान सरकारी सतह के ऊपर पूरी उम्मत मुस्लिमा से इस पर माफी मांगे। दूसरी जानिब गुस्ताखाना बयान पर यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने रद्द अमल देते हुए ट्वीट किया है, दहशतगर्द यासीन मलिक नहीं नौपुर है। मिशाल मलिक ने नौपुर शर्मा को गिरफ्तार करने और फासिस्ट RSS को सजा देने का मुतालबा भी किया। और अब जिक्र हीरा दो लेटर लो। बिजनेस टाइकून मलिक रियाज और उनकी बेटी अंबर की मुबैना ऑडियो लीक में किस लेटर का जिक्र था,
समा ने पता लगा लिया। लेटर में मलिक रियाज के बेटे अली रियाज के अकाउंट्स फ्रीज और फंड्स वतन मुंतकिली का जिक्र है। मामले पर 2019 में काबीना को इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी गई। काबीना के हुक्म पर ही लेटर सील कर दिया गया था। जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा और लाल अकबर का लेटर भी तुम कल कहंदी है मैनू तुसीं हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी, जो पैसे बनणगे तुसीं मैनूं दे देना। मैं कहा ठीक। हीरा दो लेटर लो। जिस खत के लिए हीरा देने और लेने की बात हो रही थी, जिसके चर्चे हैं, समा ने उसका खोज लगा लिया। लेटर में मलिक रियाज के बेटे अली रियाज मलिक के बैरून मुल्क फंड्स अकाउंट फ्रीज और वतन मुंतकिली का जिक्र है। मामले पर 2019 में उस वक्त के वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने काबीना को इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी थी। जो पैसा बैरून मुल्क से रिकवर कराया गया उसे मुबैना तौर पर वापस बिजनेस टाइकून के बेटे के अकाउंट में मुंतकिल कर दिया गया। लेटर काबीना की मंजूरी से सील भी कर दिया गया। अंबर रियाज से मुबैना गुफ्तगू में फराह खान ने काम होने की यकीन दहानी कराई थी। मैं कहा एक काम नहीं हुआ फरा, देखो हैं एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लग गए हैं, रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा? मैंने कहा तो कहते तुम पैनिक ना हो। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं सील खत काबीना में लाया गया, खामोशी से सब मंजूर कराया गया। किसी ने पूछा क्या है, कहा बस चुप हो जाओ। मरियम औरंगजेब का कहना था कि खत में क्या था सब मालूम करेंगे, गैर कानूनी काम हुआ तो सजा भी देंगे। एक खत जो कि काबीना में अप्रूव हुआ और सील्ड ऑन मिलक था, उसको ना डीसील किया गया और दिया गया शहजाद अकबर साहब की तरफ से वजीर आजम साहब को काबीना में। और वहाँ कुछ वज़रा ने ये कहा कि ये क्या है जिसको हम अप्रूव कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बस खामोश हो जाओ। जैसे बस खामोश हो जाओ उन तमाम चीज़ों में जिनकी इस वक्त सबूत अवाम के सामने आ रहे हैं, बिल्कुल हमारा ये ना सिर्फ फरीज़ा है बल्कि कानून के मुताबिक ये हमें करना है। और हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोसेस शुरू कर दिया है इस चीज़ का कि ये क्या चीज़ उसके अंदर थी और कैबिनेट के अंदर इसको पेश होकर और इसके ऊपर जो भी इसकी तफसीलात हैं वो काबीना में आनी ज़रूरी है। और उसके मुताबिक फिर उसका जो अगर उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होनी है या कोई जिस किस्म की वायलेशन हुई हुई है उसके ऊपर एक्शन भी ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि बनी गाला करप्शन का हेडक्वार्टर था। फराह खान और बुजदार सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम का हक खा गए। हमें सियासत नहीं अब रियासत की फिक्र है। पाकिस्तान इस वक्त ऐसे हालात में कि किसी सियासी जमात को, ख़ुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, अपनी सियासत की अब फिक्र नहीं है, अब इस रियासत की फिक्र है। जब आपकी प्रायोरिटीज़ ये हों कि बनी गाला हेडक्वार्टर बना हो करप्शन का और आपकी फ्रंट पर्सन जो है वो बुजदार और फरा गोगी हो, जो पंजाब के अवाम का, सिर्फ पंजाब के अवाम का हक नहीं खा गई, पूरे पाकिस्तान के अवाम का ये लोग हक खा गए। बनी गाला वॉज द हेडक्वार्टर। तो ये जो अचानक ये लॉन्ग मार्च भी याद आ गया है, ये सब याद आ गया, ये इसलिए कि अब वो चीज़ें नहीं मिल रही। वो फरा गोगी तो मुल्क छोड़ के भाग गई। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आओ ना मरियम नवाज की तरह डेथ सेल में सामना करो चीज़। और अब ये खबर कि इमरान खान के पाकिस्तान की सालमियत से मुतालिक मुतनाज़िब बयान के खिलाफ कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद पेश की गई है। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान खान, बताइएगा इस करारदाद का मतन क्या है? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ करारदाद वफाकी वज़ीर एयाज सादिक ने पेश की है और उनका कहना है कि ये अवाम पीटीआई के चेयरमैन के इंटरव्यू और अल्फाज की शदीद मजम्मत करता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले न किया तो पाकिस्तान 3 टुकड़े हो जाएगा, पाक फौज तबाह हो जाएगी, पाक फौज की दिफा की नाकाबिल तस्खीर खदमात हैं। करारदाद में कहा गया कि पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ अजीम कुर्बानियां दी हैं, जिसे ईवान राज तहसीन पेश करता है। ईवान जो है इमरान नियाजी के बयान की मजम्मत करता है और रियासत साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे, ये भी करारदाद में मुतालबा किया गया। और एयाज सादिक का ये कहना था कि इतनी बड़ी बातें कर गए कि नुकसान पाकिस्तान, उसके बाद जो है बाकी जो अरकान हैं जिसमें चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान,
वो चीज है। और बाकी अपोजिशन अरकान जो है वो भी इसी बात पर इज़हार ख्याल कर रहे हैं। फौज पक्ष में है जिनका ताल्लुक अपोजिशन से है, उनकी जानिब से ये मुतालबा सामने आया कि अगर ऐसी करारदाद लानी है तो फिर पुराने अभी सारे बयानात निकाल लें जिसमें जो बात फौज और अदलिया के खिलाफ की है, कई सारे बयानात निकालें और करारदाद में इन सब की भी मजम्मत की जाए। तो अभी इस करारदाद के ऊपर अरकान जो है वो इज़हार ख्याल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए उस्मान खान। और घी 200 रुपये और पेट्रोल 60 रुपये महंगा हो गया, हुकूमत कहीं नजर नहीं आती। शेख रशीद की हुक्मरानों पर कड़ी तनकीद, कहा इनसे मामला चलाए नहीं जा रहे, इलेक्शन इसी साल होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह गरीबों का गला घोंटा जा रहा है, किसी कॉल की जरूरत नहीं होगी, बजट के बाद अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। हुकूमत कहाँ है? 60 रुपए का पेट्रोल, 200 रुपए का घी महंगा, 9 रुपए की बिजली फी यूनिट। जो गरीब का गला घोंटा जा रहा है, इसको कॉल देने की भी जरूरत नहीं होगी। 10-15 दिन इंतजार करें, इनको बजट देने दें, उसके बाद देखें क्या रिएक्शन होता है वहाँ। ये तो खानदानी हुकूमतें हैं। एक ने बेटे को वजीर खारजा बना दिया, दूसरे ने बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया। ग्रे लिस्ट से हम निकाल के सारे कागजात आए, अल्लाह करे हो जाए, इन्हीं के दौर में हो जाए, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाए। ये वोट लोगों के तब्दील कर रहे हैं, दूसरे हलकों में फेंक रहे हैं। इलेक्शन की डेट रख दें तो डायलॉग होने चाहिए। इलेक्शन की डेट मस्ट है। इलेक्शन की डेट के बगैर इमरान खान किसी डायलॉग में शरीक नहीं होगा। मुझे इलेक्शन इसी साल में दिखाई दे रहे हैं। मैं इलेक्शन को नजदीक देख रहा हूँ और इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, इनसे हुकूमत नहीं चल रही। मुल्क में 12 करोड़ 5 लाख वोटर्स की गैर हतमी फहरिस्तें तैयार कर ली गईं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद कहते हैं कि अक्टूबर के आखिर तक आम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उमर हमीद ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई गुत्थियां सुलझा दी। कहा हुकूमत कोई भी हो, ECP का काम जारी रहता है। वोटर लिस्टें तैयार होने की खुशखबरी भी सुना दी। घर घर तस्दीकी अमल के दौरान तकरीबन 9,50,000 अफराद के नामों की तस्दीक न हो सकी। इन अफराद को इनके कौमी शनाख्ती कार्ड के मुस्तकिल पते परमानेंट एड्रेस वाले इंतखाबी इलाकों की इंतखाबी फहरिस्त में मुंतकिल कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद बताया गया कि ज़िमनी इंतखाबात से कबल वोटर्स की मुंतकली का इल्जाम दुरुस्त नहीं। ज़िमनी इंतखाबात पुरानी फहरिस्तों और हल्का बंदियों पर ही होंगे। EVM का पायलट प्रोजेक्ट ग्राउंड नहीं हुआ। ये बड़ी बात भी बता दी कि आम इलेक्शन करवाने के लिए 4 माह के अंदर तैयार होंगे। कुल वोटर्स की तादाद जो है 120,482,302 हमें 4.5 महीने चाहिए थे। प्रिंटिंग वगैरह करा के इंशाल्लाह वी विल बी रेडी बाय द एंड ऑफ अक्टूबर। ECP हुकाम के मुताबिक ओवरसीज वोटिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट किया जाएगा। कराची के जिला वस्ती समेत दीगर शहरों में होने वाली कुछ गलत एंट्रीज की तस्हीह का भी बताया गया। ये इंतबाह भी दोहराया कि डिजिटल मर्दमशुमारी 31 दिसंबर तक मुकम्मल न हुई तो अगस्त 2023 के इंतखाबात नई मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों पर मुमकिन नहीं होंगे। इमरान खान का पाकिस्तान और फौज के हवाले से मुतनाज़ा इंटरव्यू, कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद पेश कर दी गई। अय्याज सादी कहते हैं जो रुकन करारदाद पर दस्तखत नहीं करेगा वो इमरान खान के बयान की तायद करेगा। और गैर मुल्की बैंकों की जानिब से ऑयल इंपोर्ट पर गारंटी देने से इनकार, डॉलर की फिर डबल सेंचुरी। इंटरबैंक में ₹2.14 इजाफे के साथ ₹202.06 पर बंद। अहम खबर आपको दें, चिश्तिया से बाजियाब करवाई गई दुआ जहरा और उसके शौहर जहीर अहमद को अदालत में पेश कर दिया गया। दुआ ने वालिदैन की जानिब से लगाया गया अगवा का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा कि उसने पसंद की शादी की है। अदालत ने दुआ जहरा को शेल्टर होम भेजने और उम्र के तयन के लिए मेडिकल टेस्ट करवाने का हुक्म देते हुए 8 जून को रिपोर्ट तलब कर ली। तफसीलात इरफानुल हक की रिपोर्ट में जानिए। कराची से पंजाब जाकर पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा और उसके शौहर जहीर अहमद को सिक्योरिटी के सख्त हिसार में सिंध हाई कोर्ट लाया गया, जहां हर जबान पर यही सवाल था कि दुआ को अगवा किया गया या उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा था। दुआ बेटा आपको अगवा किया गया है, वो अपनी मर्जी से गई थी। दुआ के आने से पहले उसके वालिदैन अदालत में बेटी की रात तक रहे थे। वालदा ने 1.25 माह बाद बेटी को देखा तो रोते हुए उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया।
कम उम्री की शादी और मुबैना अगवा के केस में दुआ ज़हरा ने अदालत की हिदायत पर कटहरे में खड़े होकर बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाया। अदालत के सवालों के जवाब में दुआ ज़हरा ने बताया कि वो 18 साल की है, उसने मर्जी से शादी की और वो शौहर के साथ जाना चाहती है। दौरान समाअत अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि जब बच्ची अपने वालिदैन से मिलना ही नहीं चाहती तो हम कैसे ज़बरदस्ती मुलाकात का हुक्म दें। अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए कि आपके अगवा और हफ्से बेजा में रखने का मौक़िफ़ तो वैसे ही गैर मौसर हो चुका है। दुआ ज़हरा के वालिद के वकील ने कहा कि बच्ची की वालिदैन से मुलाकात कराना ज़रूरी है, जिस पर दुआ ज़हरा ने वालिदैन से मिलने से इनकार करते हुए कहा कि वो मुलाकात नहीं करना चाहती। दुआ ज़हरा के बयान के बावजूद दावा किया कि उनकी बेटी दबाव में है। 51 डेज वो उनके पास रही है, वो प्रेशर में है। मैं यही हम उन्हें कह रहे थे कि हमें मिलने दे। अब आप देखें वो बच्ची ने स्ट्रेट अवे कह दिया हमने मिलना नहीं। आप एक चीज़ समझने की कोशिश करते। सेकेंडली मेडिकल होगा, इंशाल्लाह उसकी एज सामने आ जाएगी। एक चीज़ बता रहा हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े मैं जाऊँगा, मैं केस को इधर क्लोज नहीं कर रहा। दुआ ज़हरा के वालिदैन का कहना है कि उनकी बेटी की उम्र 14 साल है और उसे 16 अप्रैल को अगवा किया गया था, जबकि लड़की का 26 अप्रैल को निकाह और वीडियो पैगाम सामने आया था, जिसमें पसंद की शादी और मर्जी से घर छोड़ने का दावा किया गया था। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। और मोहब्बत की शादी का अफसोसनाक अंजाम। लाहौर में दूसरी शादी करने वाले को पहली बीवी ने कत्ल करवा दिया। CIA पुलिस ने मुलजिमा और शूटर को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। फिल्मी अंदाज में होने वाली वारदात की कहानी उमर याकूब की जुबानी। दूसरी शादी की तो उसका मुझे उससे गुस्सा था। मोहब्बत जब इंतकाम का रूप धारे तो अपनी ही जान ले लेती है। नाराज बीवी ने दूसरी शादी करने वाले शोहर को सजा में मौत की नींद सुला दिया। हरबंसपुरा में यासिर सदीकी ने 3 बच्चों की मां आलिया बीबी से मोहब्बत की और फिर शादी कर ली। कुछ अरसे बाद ही दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। यासिर ने नई मोहब्बत की तलाश में एक और शादी कर ली। आलिया को इस बात का रंज था। उसने मोहल्ले में एक नई इंतकामी मोहब्बत का सिलसिला शुरू किया। ताहिर नाम लड़का है, हमारी गली में रहता है। उससे मेरी यारी दोस्ती हुई तकरीबन यासिर के फोत होने से 2-2.5 महीने पहले। तो मैं उससे अपनी हर बात शेयर करती थी। मैंने उससे ये कहा कि मैं ना यासिर को नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, जानी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, सिर्फ उसके पैर वगैरह फायर मारना चाहती हूँ ताकि उसे तकलीफ़ हो, उसे एहसास हो, तो फिर वो यहीं पे मेरे पास ही आ जाए। ताहिर ने गिरफ्तारी पर सारा मलबा इंतकाम की आग में जलने वाली खातून पर डाल दिया। कहता है अंदाजा नहीं था कि जज्बात में आकर ऐसा काम भी कर सकता हूँ। इसका एक लड़की से चक्कर था, तो लड़की उसको कहती थी मेरा मियाँ मेरे साथ तशद्दुद करता, मारपीट करता बहुत। ताहिर मेरे पास बाइक और वेपन लेकर आया। ताहिर ने कहा इसको फायर मारना। बाइक मैं चला रहा था, ये अंदर गया गली में, उसे फायर मारे हैं, उसे मार गए। फिर हम लोग DRV नहर के उधर वो मोजर पे गया, गली में आके पुराने मोहल्ले में हमारे वहाँ आके मैंने इन्हें फ़ोन किया तो ये पहले ही रो रही थी, इन्हें इत्तला मिल गई थी। पुलिस ने बताया कि कत्ल से लाताल्लुकी दिखाने के लिए आलिया वारदात से पहले ही कराची चली गई, जबकि मुलजिम ताहिर भी नौकरी के बहाने दुबई फरार हो गया था। उसने कहा ये मेरे कंट्रोल में नहीं है अब, तो इसको मैं हटा देती। तो इसने उसको वर्गलाया। फिर जिस तरह के भी मामलात बने उसने इसको मर्डर कर दिया और कत्ल के बाद ये वहीं पे उसी मोहल्ले में रूटीन में चलते फिरते अननोन अनट्रेस मुकदमा था ये। पुलिस ने आला कत्ल बरामद करते हुए तीनों मुल्जिमान का जुडिशल रिमांड हासिल कर लिया है। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ उमर याकूब, समा, लाहौर। और कराची से आपको खबर देंगे, जहां काला पुल के करीब कराची एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। 4 डब्बे पटरी से उतरे हैं। तफसीलात जानते हैं। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बताइए क्या सूरत हाल है, नुकसान कितना हुआ है?
जी देखिए, वैसे कोई जानी नुकसान तो इस हादसे में नहीं हुआ है, लेकिन ये कराची एक्सप्रेस है जो कि कैंट स्टेशन से 4:30 बजे रवाना हुई थी। काला पुल के करीब इसकी 4 डब्बे हैं जो पटरी से उतर गए हैं। इस वक्त वहां पे रिलीफ ट्रेन को जो है वो रवाना कर दिया गया है ताकि जो डब्बे उतरे हैं उनको वापस जो है वो पटरी पर चढ़ाया जा सके। तो इस वक्त इमदादी कार्रवाइयां वहां पर शुरू कर दी गई हैं। ये कराची एक्सप्रेस है जो कि कैंट स्टेशन से 4:30 बजे रवाना हुई थी। काला पुल के करीब इसके 4 डब्बे हैं जो पटरी से उतरे हैं, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान जो है वो अब तक नहीं बताया जा रहा है, लेकिन इमदादी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अमर। अब आपको ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के MNA अताउल्ला खान ने खुदकुश हमले की धमकी दे दी। कहा, इमरान खान को नुकसान पहुंचा तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, खुदकुश हमला कर दूंगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने खूनी मार्च का ऐलान किया था। फैसल करीम कुंडी ने खबरदार किया, बोले ऐसी बातों पर कानून हरकत में आएगा। इमरान खान के एक बाल को भी नुकसान होता है, सबसे पहले मैं खुदकश हमला करूंगा आप पे। इक्तिदार जाते ही PTI MNAs होशो हवास खो बैठे, खुदकुश हमले की धमकी दे दी। MNA अताउल्ला खान कहते हैं इमरान खान को नुकसान पहुंचा तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, खुदकुश हमला कर दूंगा। इमरान खान के एक बाल को भी नुकसान होता है तो ये मुल्क चलाने वाले सोच लें कि ना आप रहेंगे ना आपके बच्चे रहेंगे। सबसे पहले मैं खुदकश हमला करूंगा आप पे और आपको छोड़ूंगा नहीं, और इसी तरह हजारों पर कौन तैयार है। MNA अताउल्ला खान के बयान पर मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, ऐसे बयानात पर कार्रवाई हो तो फिर कहते हैं सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने खूनी मार्च का ऐलान किया था। खुदकश हमला ये इजहार राय, ये जमहूरियत है। जब इन पे कार्रवाई होती है तो ये कहते हैं सियासी इंतकाम और सियासी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने बयान इंतशार फैलाने के मुतरादिफ करार दिया। कहते हैं मुल्क के खिलाफ बातें करने वालों को कानून गिरफ्त में लेगा। इस किस्म के बयानात देना, इंतशार फैलाना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और फिर कहते हैं हमारे ऊपर FIR क्यों काट रहे हैं। भाई वो जमाने चले गए। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे, कानून अपना एक्शन भरपूर तरीके से लेंगे। हुकूमती रहनुमाओं का कहना है ये बयान किसी तरह से भी आज़ादी इज़हार राय में नहीं आता। ऐसी बातें करने वालों के लिए सियासी अमल में कोई जगह नहीं। MQM पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात, डोमिसाइल PRC के इजरा के लिए तरमीमी कवायद का मसवदा तैयार कर लिया गया है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। आज रात 9:30 बजे मुज़ाकरात का एक और दौर चलेगा। आज जो मुज़ाकरात हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से एक मसौदा तैयार किया गया है डोमिसाइल PRC के इजरा के हवाले से, और जाली डोमिसाइल के जो रोकथाम है उसके हवाले से उसमें तरामीम की गई हैं जो MQM के हवाले किया गया है। MQM रहनुमा ख्वाजा इज़हार इन समेत दीगर उनके रहनुमा इस पर अपनी राय देंगे, जिसके बाद इस तरमीमी बिल को सिंध काबीना से मंजूर कराने के बाद सिंध असेंबली में पेश किया जाएगा। जी के लिए आपका बहुत शुक्रिया संजय। और अब ये खबर कि PTI के नाकाम लॉन्ग मार्च के बाद इत्तेहादियों में फूट पड़ गई। रहनुमा एक दूसरे पर तंज के तीर बरसाने लगे। एजाज चौधरी ने डबल गेम का इल्ज़ाम लगाया तो मोनिस इलाही ने लॉन्ग मार्च से बचने के लिए गिरफ्तारी देने का तंज कर दिया। आपको दिखाते हैं। नाकाम लॉन्ग मार्च के बाद तहरीक इंसाफ और काफ लीग एक दूसरे को छोड़ने के बहाने ढूंढने लगे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने चौधरी शुजात के बेटे और वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन से मुलाकात की। मुलाकात में चौधरी शुजात के दूसरे बेटे शाफे हुसैन भी मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी ने इस मुलाकात के बहाने अपने इत्तेहादियों पर तंज के तीर चला दिए। लाहौर को निकालने में नाकाम होने वाली तहरीक इंसाफ की क़यादत के सरकर्दा रहनुमा एजाज चौधरी के ट्वीट पर मोनिस इलाही ने भरपूर जवाबी वार किया और लॉन्ग मार्च की सख्तियों से बचने के लिए खुद ही गिरफ्तारी देने वालों को तनकीद का निशाना बनाया। पंजाब के महाज पर नाकामी दर नाकामी के बाद लगता है दोनों इत्तेहादी मौके में हैं कि दूसरा गलती करे और वो राह निजात इख्तियार करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बराह रास्त देखिए। मौजूद है DGISPR उस वक्त के उनका बयान मौजूद है, और फौज के सिपा सलार का जो है वो बयान मौजूद है कि इकोनॉमिक
لی مضبوط ہونا پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. تو عمران خان نے کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن آپ بغض عمران خان کے اندر اتنا آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی، اور آپ یہ چیزیں کر کے اصل ایشوز سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. اور مریم صفدر جن کا میں نے بتایا، جس کی نہ پاکستان میں کوئی پراپرٹی تھی نہ لندن میں کوئی پراپرٹی تھی، کیلبری فونٹ، جعلی ٹرسٹ ڈیڈیں، اور اس کے علاوہ مریم صفدر نے ہمیشہ کہا کہ یہ جو سائفر آیا، یہ خط آیا، یہ جھوٹ ہے، یہ تو وزارت خارجہ میں بنا ہے. اس کے بعد ان کا چچا اپنا شہباز شریف اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے خط آیا، اس خط میں دھمکی موجود تھی. تو دھمکی موجود تھی، دھمکی کس کو دی گئی تھی؟ پی ٹی آئی کے رہنما فاروق حبیب اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے جاپانی کمپنیز کو پاکستان میں درپیش مسائل حل کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کمیٹی بنا دی. تمام مسائل ایک ہفتے کے اندر حل کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی. اسلام آباد سے عثمان خان کی رپورٹ دیکھیے. وزیر اعظم شہباز شریف ہر حال میں ملک میں سرمایہ کاری واپس لانے کے لیے کوشاں. اسلام آباد میں جاپانی کمپنیوں کے نمائندوں سے خصوصی ملاقات. وزیر اعظم کی ہدایت پر جاپانی کمپنیوں کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کمیٹی قائم کر دی گئی. جاپانی سرمایہ کاروں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے انہیں کاروبار کے لیے سازگار حالات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی. Japan is a very dear country to us, is a very dear friend of Pakistan. Highest quality commitments and implementation, honoring agreements, honoring your pledges, and hard work, untiring efforts. This is unheard of, and we really need to emulate this model in Pakistan. جاپانی کمپنیوں نے پاکستان میں الیکٹرک وہیکل مینوفیکچرنگ، فوڈ پروسیسنگ، اسپیشل اکنامک زونز، ٹیکسٹائل سیکٹر، ٹیلی کمیونیکیشن اور آٹو پارٹس مینوفیکچرنگ کے شعبے میں سرمایہ کاری بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ ملک میں مالی ایمرجنسی کی صورتحال نہیں، پیٹرول کی قیمتوں میں 2 بار اضافے کے بعد مالی بحران سے نکل چکے ہیں. ٹویٹ پیغام میں مفتاح اسماعیل نے کہا کہ غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹس یا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس منجمد کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں، لوگوں کے پرائیویٹ لاکرز پر قبضہ کرنے کا بھی قطعاً کوئی منصوبہ نہیں ہے. حکومت نے کبھی ان اقدامات پر غور کیا، نہ ایسے اقدامات کریں گے. سوشل میڈیا پر اس بارے میں قیاس آرائیاں تعصب پھیلانے اور متعصب حلقے پھیلا رہے ہیں. انہوں نے ٹویٹ میں مزید کہا کہ وزیر اعظم سرکاری اخراجات بچانے کے لیے کفایت شعاری اقدامات کا اعلان کریں گے. اور بجلی بحران پر وزیر اعظم کا نوٹس بھی کسی کام نہ آیا. ملک میں بجلی کے شارٹ فال میں مزید 1200 میگا واٹ اضافہ ہو گیا. اس وقت بجلی کی مجموعی پیداوار 19,207 میگا واٹ جبکہ طلب 27,000 میگا واٹ ہے. پن بجلی کی پیداوار میں کمی کے باعث شارٹ فال 7,793 میگا واٹ تک جا پہنچا. مختلف شہروں میں 16 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. غیر ملکی بینکوں کی جانب سے ملکی آئل امپورٹ پر گارنٹی دینے سے انکار کے بعد ڈالر نے پھر بے قابو ہو کر ڈبل سینچری بنا لی ہے. کرنسی مارکیٹوں میں بھونچال آ گیا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں اور حکومت کا آئندہ لاہ عمل کیا ہوگا؟ سما کے نمائندے رضوان عالم، چیئرمین فوریکس ڈیلرز ایسوسی ایشن ملک بوستان کے ساتھ موجود ہیں. ان سے جان لیتے ہیں. رضوان بتائے گا. جی دیکھیں، بالکل غیر معمولی صورتحال ہے. کرنسی مارکیٹس میں بڑی مشکل سے ڈالر قابو میں آیا تھا. ہم نے دیکھا تھا کچھ روز گرا تھا ڈالر، لیکن اب جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر ایک دم سے بہت بڑھ گیا ہے. آج انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 2.5 روپے مہنگا ہو گیا، 200 روپے کی سطح کو دوبارہ عبور کر لیا، ڈبل سینچری بنا لی ہے. کیوں اتنا مہنگا ہو رہا ہے، کیا وجوہات ہیں؟ فوریکس ڈیلر ایسوسی ایشن کے چیئرمین ملک بوستان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ کہاں جا کے رکے گا. یہ دوبارہ سے کیا صورتحال ہو گئی ہے کرنسی مارکیٹ میں؟ یہ ڈالر کی بڑھنے کی بنیادی وجہ ہمارے ریزرو ہیں، کیونکہ ہمارے ریزرو $10 ارب سے بھی کم ہو گئے، وہ بھی پونے گئے ہیں، ہمارے اپنے نہیں ہیں، مانگے تانگے ہیں. اور دوسری بڑی وجہ جو بنی، آپ نے دیکھا ڈالر 203 سے کم ہو کے 197 تک گیا تھا جمعرات کو. لیکن اس کے بعد پچھلے ہفتے جو گلوبل بینک ہیں، انٹرنیشنل بینک ہیں، جو کہ پاکستان کے بینکوں کو گارنٹی دیتے تھے تمام امپورٹ بل کی، انہوں نے آئل کی پیمنٹ خاص طور پہ گارنٹی دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم 100% ڈالر پاکستانی بینک پہلے جمع کرائیں گے، پھر ان کی ہم LC اوپن کریں گے. تو یہ اس وجہ سے بھونچال ہے. آپ نے دیکھا جمعے کو بھی ریٹ بڑھا ہے اور آج تو بہت زیادہ ہی بڑھ گیا، 3 روپے بڑھ گئے. لیکن حکومت کو اس کی بڑی فکر ہے، پوری مشینری اسی پہ لگی ہوئی ہے. انشاءاللہ بہت جلد یہ جو ہے طے پا جائے گا. اور پاکستان کی LCیاں اگر آئل کی ایکسیپٹ ہوتی ہیں تو ڈالر کا ریٹ گرے گا.
जी देखिए, पाकिस्तान की जो इंपोर्ट है वो 75 अरब डॉलर है कोई सालाना की, उसमें से आधी 33 अरब डॉलर जो है वो ऑयल इंपोर्ट करता है पाकिस्तान। तो ये चीज़ है कि इसकी वजह से देखें कि 33 अरब डॉलर का ये है, अगर इंटरनेशनल बैंक्स नहीं करते, गारंटी नहीं देते, तो ये पूरी की पूरे इंतज़ाम कैसे होगा, पाकिस्तान नहीं कर सकता। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि आज करेंसी मार्केट्स में गैर मामूली सूरत हाल है। जी, रिजवान आलम अपडेट कर रहे थे। पानी की किल्लत के खिलाफ न्यू कराची के मकीनों का MD वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन में खवातीन की बड़ी तादाद भी शरीक है। बात करते हैं मोहम्मद अली हफीज़ से। अली हफीज़, आगाह कीजिए इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, न्यू कराची मुख्तलिफ सेक्टर हैं, यहाँ के रहने वाले पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कई बार वाटर बोर्ड के हुकाम से शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब बड़ी तादाद में जो है खवातीन समेत न्यू कराची में रहने वाले MD वाटर बोर्ड के ऑफिस सरापा एहतजाज कर रहे हैं। पानी दो के नारेबाजी की जा रही है। काफी घंटे से जो है एहतजाज जारी है, लेकिन वाटर बोर्ड के हुकाम ने जो है अभी तक मुज़ाकरात शुरू नहीं किए। जो मुजाहिरीन ने उनको कहना है कि न्यू कराची के अंदर जो पानी के मसाइल हैं वो तरजीह बुनियादों पर हल किए जाए, उनको पानी दिया जाए, वरना कुछ देर बाद शारा फैसल पर एहतजाज के लिए चले जाएंगे। जी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया अली हफीज़। पाक व्यू सिटी का बरतानिया के शहर ल्यूटन में पहला प्रॉपर्टी रोड शो मुनाकिद हुआ, जिसमें पाक व्यू सिटी की मार्केटिंग और सेल्स टीम ने शुरका को महफूज इन्वेस्टमेंट के बारे में आगाह किया। नवीद चौधरी रिपोर्ट करेंगे। पार्क व्यू सिटी ने बरतानिया के बड़े शहरों का रुख कर लिया। पहला रोड शो ल्यूटन में मुनक्किद हुआ। रोड शो का मकसद पाकिस्तान में महफूज इन्वेस्टमेंट करना है। 11 और 12 जून को लंदन के 5 स्टार होटल में नुमाइश का इनेकाद भी किया जाएगा। पार्क व्यू सिटी के हवाले से हमारे ओवरसीज़ कस्टमर के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो हमारा दिल था कि हम उनको जाके कस्टमर के सामने जो है उसको इंटरेक्शन करें और उनको बताएं कि पार्क व्यू कितना ज़बरदस्त ब्रांड है, वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, और वहाँ पे हम उनको एक जगह दे रहे हैं कि लोग आएँ, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, अपने खूबसूरत जो उनके घर हैं पाकिस्तान में वो बनाएं। प्रॉपर्टी रोड शो का पहला प्रोग्राम ल्यूटन में कामयाबी से मुनक्किद हुआ, जिसमें मकामी कम्युनिटी के सरकर्दा और कारोबारी हजरात ने भरपूर शिरकत की। स्पेशली इस चीज़ का जो रोड शोज़ हैं, इनका मकसद ये है कि पार्क व्यू सिटी चाहती है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो ओवरसीज़ हमारे भाई हैं उनको प्रॉपर सर्व किया जाए, उनको प्रॉपर फैसिलिटेट किया जाए कि वो जिस तरीके से अपने ख्वाबों की तामीर के मुताबिक अपने घर चाहते हैं, उनको उसके लेवल पर उनकी तवक्कुआत के मुताबिक डेवलपमेंट करके दी जाए। तो अभी हम जिस तरीके से आज ल्यूटन में मौजूद हैं और ल्यूटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जिस तरीके से यहाँ पर हमें वेलकम किया है और यहाँ पर आप देखें कसीर तादाद मौजूद है, तो उनके भी शुक्रगुजार हैं और उनके एतमाद का भी शुक्रिया अदा करते हैं। पार्क व्यू बाकी प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ क्यों है? पार्क व्यू इसलिए मुख्तलिफ है कि पार्क व्यू सबसे पहले तो पार्क व्यू एक बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान में रियल एस्टेट मार्केट में, क्योंकि पार्क व्यू में डेवलपमेंट और डिलीवरी देखने से ताल्लुक़ रखती है। हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं लाहौर इस्लामाबाद में, दोनों अपनी खूबसूरती में एक बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं। पार्क व्यू सिटी टीम ने ओवरसीज कम्युनिटी को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की दावत दी और कहा कि आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज होगी। नवीद चौधरी, समा, लंदन। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि पाकिस्तान का रिवायती ट्रक आर्ट कनाडा भी पहुंच गया। तफसीलात इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट में देखिए। ट्रक आर्ट से आरास्ता ये दीवार पाकिस्तान के किसी शहर की नहीं, कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा की है। पाकिस्तानी फनकारों ने दीवार पर गुलकारी और नक्श निगारी से शायकीन फन को मशहूर कर दिया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने नुमाइश से खिताब करते हुए कहा, ट्रक आर्ट अपनी इनफरादियत और खूबसूरती के बायस दुनिया भर की तवज्जो का महवर बन चुका है। ट्रक आर्ट ट्रकों से शुरू होकर गाड़ियों से होता हुआ, गैलरीज से होता हुआ अब दुनिया के हर कोने में पहुंच गया है। कोशिशें जारी रखेंगे, हम पाकिस्तान के कल्चर को और पाकिस्तान के ट्रेडिशन उसको उजागर करेंगे। कैनेडियन दारुल हुकूमत के मेयर और नुमाइश के दीगर शुरका ने ट्रक आर्ट का शानदार नमूना तख्लीक करने पर पाकिस्तानी फनकारों का शुक्रिया अदा किया। Very, very grateful for this beautiful, colorful artwork to brighten up one of our streets in Ottawa. Incredibly beautiful, and we're happy to see them take a tour around Canada. We've just heard about the 200,000 trucks in Pakistan. Painted like this. It makes us want to go and visit. पाकिस्तानी हाई कमीशन इससे कबल कनाडा के सेनेट में भी ट्रक आर्ट की नुमाइश का एहतमाम कर चुका है। पाकिस्तानी फनकार कैनेडियन पार्लियामेंट में भी इस मुनफरिद फन का जादू जगाएंगे। टोरंटो और कनाडा के दीगर शहरों में भी ट्रक आर्ट का मेला सजाया जाएगा। बीजेपी रहनुमा को गुस्ताखाना बयान पर क्या सजा दी जा सकती है?
शहबाज हुकूमत की 55 रोजा कारकर्दगी का पोस्टमार्टम। हुकूमत फराह गोगी को पाकिस्तान वापस लाने में नाकाम क्यों? देखिए आज प्रोग्राम 7 से 8 में।